जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र और अध्याय 2 रहेगा भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो अध्याय 2 रहेगा और बच्चों ये NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि अध्याय 2 का भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो सबसे पहले हम लोग जनसांख्यिकी समझें कि जनसांख्यिकी क्या है। देखो बच्चों, जनसांख्यिकी जो है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है जिसमें किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी का अंग्रेजी में जो पर्याय होता है जिसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। जो बच्चों यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस अर्थात जनलोक, ग्राफीन अर्थात जो है वर्णन से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का वर्णन है। इसी को कहते हैं जनसांख्यिकी कहते हैं। देखो जनसांख्यिकी के प्रकार बच्चों, जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो जनसांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी, दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। इन दोनों का हम लोग अलग अलग से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकारिक जनसांख्यिकी किसे कहते हैं। देखो जो बच्चों आकारिक जनसांख्यिकी होता है, इसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का जो है अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का सांख्यिकी विश्लेषण जैसे कुल जनसंख्या, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, युवकों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या तथा ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसी को कहते हैं आकारिकी जनसंख्या। दूसरा है दोस्तों सामाजिक जनसांख्यिकी। देखो सामाजिक जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर जो है विचार किया जाता है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन जो समाज में अपघटित होते हैं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग बच्चों हम लोग देखेंगे जनसांख्यिकी का अध्ययन। देखो जनसांख्यिकी का अध्ययन क्या है। देखो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। पहली राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना और दूसरी जो है आंकड़ों संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। अमेरिका की जो है 1790 की जनगणना संभवतः विश्व की पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स। अमेरिका की जो 1790 की जनगणना संभवतः विश्व की पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी और इस पद्धति को बच्चों यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपनाया गया। यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं। देखो भारत में बच्चों जो जनगणना सर्वप्रथम 1867 से 1872 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो जो इंग्लैंड से बनकर आया था गवर्नर जनरल, उसी के समय में 1872 में भारत में पहली जनगणना प्रारंभ हुई, जो 1881 ईस्वी के प्रत्येक 10 साल बाद 10 वर्षीय लगातार जो है प्रारंभ हुई जनसंख्या। यानी जब भारत में लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर बन के आया तो बच्चों 1881 में उसने जो है नियमित रूप जनसंख्या कर दी जनगणना। यानी जो है 10 वर्षों की जनगणना का करने का जो श्रेय दिया जाता है उसे लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में 10 वर्षीय जनगणना जो है प्रारंभ की और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। अब तक जो है 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। वर्तमान में वर्ष 2011 में जनगणना हुई है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे जनसंख्या के सिद्धांत। माल्थस का जो है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। देखो बच्चों जनसंख्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो 1766 से 1834 ईस्वी का माना जाता है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत एम्से ऑन पॉपुलेशन 1788 नामक निबंध में स्पष्ट किया, जो एक निराशावादी सिद्धांत था। माल्थस ने बच्चों जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या, लोग तथा संपदा के साधन कृषि को जो है शामिल किया है। उनके अनुसार जो है जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से होती है, लेकिन मनुष्य के भरण पोषण के साधन कृषि उत्पादन तक जो है सीमित होते हैं। जहाँ जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से जैसे 2, 4, 6, 8, 16, 32 होता है, वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप से जैसे 2, 4, 6, 8 होता है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं जो निम्नलिखित है।
पहला बच्चों प्राकृतिक निरोध। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होती है, जिसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है, जैसे भूकंप, सुनामी आदि। दूसरा है कृत्रिम निरोध। कृत्रिम जो ये मानव निर्मित उपाय है, जैसे गर्भ निरोधक उपाय, ब्रह्मचर्य, देश से जो है विवाह आदि। चलिए अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, एक एक अंकों का जो है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा, अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुविकल्पी है। वर्ष 1931 ईस्वी की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो J.H. हट्टन। वर्ष 1931 की जो है भारतीय जनगणना के जो अध्यक्ष थे J.H. हट्टन थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो बच्चों वर्ष 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई वर्षों से परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित हैं सोरोक्विन, वेबर, टाइनीज, माल्थस। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है बी हो जाएगा, माल्थस है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से माल्थस संबंधित है। एमसे एंड पॉपुलेशन नामक निबंध किसने लिखा है? तभी हमने बताया बच्चों, एक पुस्तक के लेखक जो है वो जो है माल्थस हैं। कौन है? माल्थस। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं? तो जो है 2 बताए हैं। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया जाता है? विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, अति विकसित। तो सही जवाब जो है सी हो जाएगा बच्चों, विकासशील हो जाएगा। जब लोगों की समान संख्या वाली पुरानी पीढ़ी को प्रस्थापित करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे शून्य स्तर कहा जाता है। भारत में आयु समूह संरचना को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों जो है 3 भागों में बांटा गया है। भारत में आयु समूह संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जो है 121 करोड़। इस समय बच्चों बहुत ज़्यादा है, 142, यानी जो है इस समय भारत जो है जनसंख्या के माने में भारत का जो है पहला स्थान हो गया है, और चीन जो है दूसरे स्थान पे हो गया है। पहले चीन था, लेकिन बच्चों अब भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश बन गया है, बहुत जनसंख्या हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का जो है भारत में कितना है? 29, 37, 63, 78। तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, 63 हो जाएगा। बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो जो है 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी? तो ये बच्चों जो है 74%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी ये जो है 74% थी। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये बच्चों हुई थी वर्ष 1952 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की जो घोषणा हुई थी वर्ष 1952 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो बच्चों लिंगानुपात जो है 1000 पुरुषों के एवरेज में 943 महिलाएं। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों? प्रति 1000 पुरुषों के एवरेज में कितनी महिलाएं हैं? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है ये 1000 पुरुषों के एवरेज में 943 महिलाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष में कितना था? तो अभी हमने बताया 943, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बच्चों 68.80%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत है 68.80% है। अगला क्वेश्चन देखो, सब पूछे गए परीक्षाओं में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? तो बच्चों जो है 31.2% है। ठीक है। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार, रोजपरक शिक्षा का अभाव। तो सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, रोजपरक शिक्षा का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अतिलिखित प्रश्न जो है जो 3-3 अंकों का है। जनसांख्यिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तभी हमने बच्चों को बताया भी था कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय का अध्ययन जो है किया जाता है, तथा जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं जैसे जन्म, मृत्यु तथा प्रसव के स्वरूप, स्त्री पुरुष लिंगानुपात एवं जनसंख्या घनत्व आदि को जो है सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? देखो अगला क्वेश्चन अतिलघुत्तरी देखेंगे हम लोग, 3-3 अंकों को आपको मिलेगा कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं बच्चों। देखो, जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है
साथ ही बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। तो इन परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। इस स्थिति को ही जो है बच्चों जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी उसे समझ लो जनसंख्या विस्फोट, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 1.1% की दर से जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने का सुझाव दीजिए। तो बच्चों, शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन, विवाह की आयु में वृद्धि करना, संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के प्रमुख उपाय हैं। ठीक है बच्चों, ये सब करेंगे तो आप जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का पराश्रित अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो हमें अभी हमने बताया कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं बच्चों? प्रति हजार पुरुषों के एवरेज में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो एक निर्धारित क्षेत्र या समयावधि में प्रति हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्रमशः केरल एवं बिहार है। देखो बच्चों, केरल में जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों के एवरेज में 1084 महिलाएं हैं। यानी जो है केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ बच्चों? केरल में, एवं सबसे कम कहाँ है? बिहार में। चलो आगे देखेंगे, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अब भारत में लगभग 2/3 हिस्सा साक्षर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बोला अतिलघुत्री, ये भी इंपॉर्टेंस है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 31.2% तथा ग्रामीण संख्या का 68.8% है। चलो अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो 6 अंक आपको जो है मिलेंगे। देखो बच्चों, सामाजिक जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों का अध्ययन जो है किया जाता है। यह किसी विशेष समाज की जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रसरण का जो है प्रकाश में लाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है जनसांख्यिकी संरचना। इसमें एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है बच्चों सांख्यिकीय प्रक्रिया। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रसरण का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर है कि सामाजिक संरचना। इसमें एक क्षेत्र संगठन का जो है अध्ययन किया जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में मिलजुल कर शांति तथा सद्भाव के साथ रहता है, जैसे सहयोग, मिलजुल कर रहना, चिंतन मनन करना इत्यादि। सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन अथवा उसका परिणाम एवं ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जो है शामिल किया जाता है। अगला लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? स्त्री पुरुष अनुपात में होने वाले अंतर के प्रमुख कारण जो है बताइए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का जो है महत्वपूर्ण सूचक है। समानता 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को स्त्री पुरुष अनुपात अथवा लैंगिक अनुपात कहा जाता है। ठीक है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात पिछली 1 शताब्दी से जो है अत्यधिक गिरता जा रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 थी, लेकिन 21वीं सदी के आरंभ में स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 933 हो गया है। वर्ष 1941 में स्त्री पुरुष अनुपात 941 था, जो घटते हुए निरंतर स्तर 927 पर जो है आ गया था। हालांकि वर्ष 2001 में इसमें जो है बढ़ोतरी हुई और यह अनुपात बच्चों 933 से हो गया। वर्ष 2011 के अनुसार जो है जनगणना के अनुसार यह अनुपात थोड़ा और बढ़कर जो है 943 हो गया, जबकि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के बाल लैंगिक अनुपात में भी भारी गिरावट आई है। वर्षतः 1991 से 2001 तक के दशक के आंकड़ों में जहां समग्र स्त्री पुरुष अनुपात वृद्धि हुई है, वहीं बाल स्त्री पुरुष अनुपात 945 से घटकर 927 के स्तर पर आ गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बाल स्त्री पुरुष अनुपात मात्र 914 रहा है। स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर होने के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं,
जिनका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, शैशव अवस्था में बच्चियों की जो है देखभाल की उपेक्षा करना, लड़कियों की जो है अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, भ्रूण लिंग का पता लगाकर गर्भ से ही कन्या भ्रूण को नष्ट कर देना, रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर बच्चियों का जो है बोझ समझना, दहेज प्रथा का प्रचलन। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सरला है। ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर निम्नलिखित है बच्चों। देखो, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र के अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि द्वारा अपनी आजीविका को चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि में समानता देखी जाती है, जबकि बच्चों शहरी समाज में इस संदर्भ में काफ़ी विषमता पाई जाती है। ग्रामीण समाज के लोगों का जीवन साधारणता जो है तथा निष्कपट होता है, जबकि शहरी समाजों में लोगों का जीवन ग्लैमर से युक्त होता है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार प्रथा होती है, जबकि शहरी समाज में एकल परिवार होता है। ग्रामीण समाज में सामुदायिक सामूहिक भावना ज़्यादा होती है, जबकि शहरी समाज में व्यक्तिवादी भावनाएं जो है हावी रहती है। ग्रामीण समुदाय की दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। बहुत सरल है बच्चों। ग्रामीण समुदाय की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में आत्मीयता पाई जाती है, जिस कारण यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा देखी जाती है। थोड़ा हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं बच्चों, जो 8 नंबर को आपको रहता है। देखो, का इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी समग्र स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप को जो है अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। कौन कौन बच्चों? प्रथम चरण हम लोग देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। देखो, इस चरण में जो है जन्म दर में मृत्यु दर जो है उच्च होती है, क्योंकि इसमें जो है स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। लोगों के आय के स्रोत कम होते हैं, क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं। ये अल्प विकसित देश होते हैं, जैसे अफ्रीका। ठीक है। द्वितीय चरण क्या है बच्चों? देखो, इस चरण में जो है जन्म दर ऊंची एवं मृत्यु दर जो है निम्न होती है। इस कारण से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी रहती है। ऐसे समाज में निरक्षरता तथा अज्ञानता पाई जाती है। पुरुषवादी समाज में बालकों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जो है जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। इस चरण को विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है, जो देश विकसित की ओर अग्रसर है, जैसे भारत, पाकिस्तान आदि। तृतीय चरण क्या है बच्चों? देखो, इस चरण में जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न होती है। यहाँ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की जो है भरपूर उपलब्धता होती है। लोग शिक्षित एवं जागरूक होते हैं। इस चरण को जो है विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। प्रमुख विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जापान आदि। जनसंख्या विस्फोट, अगली हेडिंग डाल लेंगे बच्चों। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु दर पर तीव्रतापूर्वक आधुनिक तरीके से रोगों पर नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा बेहतर पोषण के कारण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन समाज को सापेक्ष रूप से अपनी समृद्धि तथा दीर्घ जीवन की अवधि के अनुरूप ढालने तथा प्रजननात्मक व्यवहारों में परिवर्तन करने में समय लगता है।